शुक्रिया सज्जाद साहब। प्रोफेसर हसन, यहाँ मौजूद तमाम टीचर्स और मेरे दोस्तों, मेरे लिए बहुत खास मौका है दो वजह से। एक तो इसलिए कि किसी भी स्टूडेंट के दिल में हसरत होती है कि अच्छा एक दिन मैं ऐसा कुछ करूं कि मुझे अपने उस्ताद के साथ एक ही स्टेज पे बैठाया जाए और मैं उनके साथ बैठ के अपनी बात कह सकूं। बहुत बड़ी वैसी है ना तो मेरी खुशकिस्मती है कि मैं आज प्रोफेसर जोया हसन के साथ इस मंच पे बैठा हूँ। आप मेरी टीचर नहीं हैं, तो इसी एब्स्ट्रैक्ट सेंस में टीचर होते हैं। दूर और एब्स्ट्रैक्ट सेंस में बहुत टीचर होते हैं, जरूरी नहीं कि उन्होंने आपको क्लासरूम में पढ़ाया हो, लेकिन प्रोफेसर जोया हसन ने मुझे क्लासरूम में पढ़ाया है, तो मैं बिल्कुल डायरेक्ट स्टूडेंट। सो मेरे बोलने में जो कुछ बात आपको अच्छी लगे वो आपके सिखाने से है, और जितनी भी कमियां रह गई हो जाहिर है वो आपकी कमी दूसरा देखिए, कमी एक है कि आप कितना कायदे से तैयार करके लाई एक एक शब्द, और मैं देखते हुए सोच रहा था कि काश मैं सीख पाता कि लेक्चर से पहले तैयार करके एक एक शब्द लिख के लाना। आई मीन व्हाट डिसिप्लिन इट टेक्स टू डू समथिंग लाइक दिस। आज तक मैं नहीं सीखा हूं, लेकिन जाहिर है ये इनकी कमी रही होगी, इन्होंने मुझे सिखाया नहीं। दूसरा वजह जिससे बहुत खास है आज का ओकेजन, और मैं आप सबको बधाई देना चाहता हूं इसके लिए कि जिस वक्त यूनिवर्सिटी ने अपने दरवाजे बंद कर दिए, आपने अपने दिलो दिमाग के दरवाजे खोलने का फैसला किया। ये बहुत ही बड़ी चीज। यूनिवर्सिटी का मतलब क्या होता है? यूनिवर्सिटी जो कि पूरे यूनिवर्स के लिए खुली हो। विष्णु पुराण में बहुत सुंदर फ्रेज है, सा विद्या या विमुक्त है। विद्या वो है जो आपको मुक्त कर दे। नॉलेज, ट्रू नॉलेज इज समथिंग दैट लिबरेट्स यू। और यहां लिबरेट करने की बजाय यूनिवर्सिटी अपने दरवाजे बंद कर रही है। आप बुरा ना माने, आप इस पे शर्मिंदा महसूस ना करें, क्योंकि आपकी यूनिवर्सिटी सिर्फ एक नहीं है। मैं बहुत गर्व से कह सकता हूं, आजकल इस देश में गर्व से कई चीजें कहने का रिवाज है, तो इसलिए मैं भी गर्व से कहता हूं कि कम से कम मेरे लिए सिर्फ एएमयू नहीं, जेएनयू के दरवाजे भी बंद हो चुके हैं, एचसीयू के दरवाजे भी बंद हो चुके हैं, बीएचयू के दरवाजे भी बंद हो चुके हैं। तो आप चिंता ना करें, आप अकेले नहीं। लेकिन उस वक्त जब यूनिवर्सिटियां अपने दरवाजे बंद कर रही हैं, आप लोगों ने फैसला किया कि हम सीखने के, समझने के दरवाजे बंद नहीं होने देंगे। और ये इसमें भी आप अकेले नहीं हैं। जेएनयू के स्टूडेंट्स ने किया, जेएनयू में मैं बोला, बस यूनिवर्सिटी ने वहां इतनी दरियादिली की कि वो जो हॉल मिला वो यूनिवर्सिटी के अंदर था। बाकी ज्यादातर यूनिवर्सिटी में अब यूनिवर्सिटी के बाहर ही कुछ करना पड़ता है, अंदर नहीं हो सकता। मगर जेएनयू में ये हुआ, पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ में हुआ। यूनिवर्सिटी ने ऑफिशियली कुछ भी करने से मना कर दिया, डिपार्टमेंट डर के पीछे हो गए, तो स्टूडेंट्स ने ऑर्गेनाइज कर दिया कुछ। That students should reclaim the universe in the university is such a beautiful thing that's happening, और ये याद रखा जाएगा। आपने कहा कि तमाम टीचर्स कहां जाके शाम को हाजिरी भरते होंगे, ये हमेशा होता है। इनसे पहले भी जो तख्त नशी था उसे भी अपने खुदा होने का यकीन था। ये सब होता है, जब वो होते हैं तमाम लोग आते हैं, हाजिरी भरने वालों की कमी नहीं होती है। इमरजेंसी में इस देश के जो सबसे बड़े जज माने जाते थे, बहुत स्कॉलर, बहुत महान जज माने जाते थे, आज उन्हें कोई याद नहीं रखता। और एक जज जिसे ब्रिलियंट नहीं माना जाता था, जिसे कहते थे इतना स्कॉलर नहीं है, इतनी बारीक उसे कानून की समझ नहीं है, लेकिन उसमें एक चीज थी, उस जज में रीढ़ की हड्डी थी, जस्टिस एचआर खन्ना। दुनिया जस्टिस एचआर खन्ना को याद करती है, उन 5 लोगों को नहीं, इनका नाम भी याद नहीं रखता कोई, जिन्होंने उस वक्त जजमेंट दिए थे। तो याद रखिए,
आज से 50 साल बाद जब इस यूनिवर्सिटी की हिस्ट्री दोबारा लिखी जाएगी, पहले भी लिखी गई है और भी लिखी जाएगी, तो यूनिवर्सिटी के अंदर अच्छे से लाल फीते के साथ जो समारोह होते हैं, जिसमें बड़े बड़े कुर्सी वाले लोग आके अपनी मूंड हिलाते हैं, उसका जिक्र नहीं होगा। इस मीटिंग का जिक्र होगा उसका। टीचर आपसे पहले बोल जाए, इसमें एक दिक्कत हो जाती है, और दिक्कत ये है कि सारी बातें जो कहने लायक थी वो कह दी गई है, और उसके बाद मेरे से बैटिंग करने को अब कहा गया है। इसलिए एक तो मैं अंग्रेजी के बोझ से मुक्त हो गया, क्योंकि सारी कायदे की स्कॉलरली बातें जो कहनी चाहिए थी वो प्रोफेसर हसन ने कह दी है। एक्चुअली सीरियसली मैं देखता जा रहा था, टिक करता जा रहा था, सब मतलब टिक हो गया, सब बातें जो कहने लायक थी कही गई। इसलिए अब मैं आपके दिमाग के साथ साथ आपके दिल से हिंदुस्तानी में बात करूंगा। 3-4 बात आपके पास रख के जाऊंगा। उम्मीद है कि कोई ऐसा यहां नहीं है जिसे हिंदुस्तानी समझ ना आती हो। इज देयर समवन हु डजंट अंडरस्टैंड हिंदी हिंदुस्तानी एट ऑल? लवली। फिर आराम से बोलेंगे। हमारे एक दोस्त कहते थे कि इतनी अंग्रेजी बोल के जुबान अकड़ गई है, अब थोड़ा दूसरा बात है। तो मेरे साथ भी ये होता है, कुछ देर बाद जुबान अकड़ जाती है, तो आराम से बात करते हैं। तो मैं 3 बात कहूंगा, तीनों बातों को आप प्रोफेसर हसन ने जो कहा है उसके सप्लीमेंट्री रिमार्क्स की तरह देखिएगा, क्योंकि उन्होंने वो तीनों बातें कही हैं। पहली बात डेमोक्रेसी के बारे में, दूसरी नेशनलिज्म के बारे में, और तीसरी सेकुलरिज्म के बारे में, और आखिर में हमें क्या करना चाहिए उसके बारे में 2 शब्द। डेमोक्रेसी के बारे में सबसे बड़ी गलतफहमी ये है कि डेमोक्रेसी मेजॉरिटी का रूल है। नहीं है। आपको हमेशा बता दिया जाता है डेमोक्रेसी मतलब मेजॉरिटी का रूल। एक मायने में हां, एक मायने में नहीं। बांग्लादेश का आपने जिक्र किया। बांग्लादेश में हिंदू पहले 30% हुआ करते थे, अब 10-12% बचे। सो मानिए बांग्लादेश में सारे लोग इकट्ठे हों और वहां के 10-12% हिंदुओं को बताया जाए कि देखो डेमोक्रेसी करते हैं, बस ये है तुम 10-11% हो, तुम्हारी बात ना आज सुनी जाएगी, ना कल सुनी जाएगी, ना कभी भी सुनी जाएगी, क्योंकि तुम 10-11% हो, 10-11% ही रहोगे, राज तो हम करेंगे, तुम चुपचाप से बैठे रहना, पर लेट्स हैव डेमोक्रेसी। वो क्या कहेंगे? हुजूर ये आपकी डेमोक्रेसी, आपको मुबारक, हमें नहीं चाहिए। The point I'm making is that democracy is a game that survives and has legitimacy only so long as everyone has a chance of being in majority. ये इस बात पे कि आज नहीं तो कल, डेमोक्रेसी पॉलिटिकल मेजॉरिटी का रूल है, बॉर्न बाय बर्थ मेजॉरिटी का रूल नहीं है। और जिस दिन बाय बर्थ मेजॉरिटी का रूल हो जाता है वो डेमोक्रेसी नहीं बचती। आप माइनॉरिटी में हो सकते हैं। मैं आज इस देश में ओपिनियन की माइनॉरिटी में हूं, मैं कबूल करता हूं इस बात को। मेरी बात को मानने वाले लोग इस देश में 50% नहीं है, लेकिन मैं इस डेमोक्रेसी में इन्वेस्ट करता हूं क्योंकि मुझे यकीन है कि आज नहीं तो कल जो बात सुनने वाले लोग ज्यादा होंगे, और अगर ज्यादा नहीं हो पाए तो मेरा कसूर है, मैं उनको सुनाऊंगा, मनाऊंगा, करूंगा कुछ। लेकिन अगर ये हो जाए कि भाई तुम्हारी पैदाइश ही गलत जगह पे हुई है और तुम कुछ भी कर लो, कभी भी तुम इस डेमोक्रेसी में पॉलिटिकल मेजॉरिटी का हिस्सा नहीं हो सकते, उसके बाद वो डेमोक्रेसी मेरे लिए डेमोक्रेसी नहीं बचती है, वो डिक्टेटरशिप बन जाती है। So please remember, democracy is a rule of a political majority in which every citizen has a fair chance of being part of that majority. इसलिए जो सिर्फ कहा जाए ना, अरे हम मेजॉरिटी वाले हैं, हम तो करेंगे, नहीं, that's just completely mistaken understanding of democracy. दूसरा, ये माइनॉरिटी क्या है?
आजकल हिंदुस्तान में उसका सिर्फ एक ही मतलब हो गया है, अब क्रिश्चियन और सिख भी नहीं बचे, आज माइनॉरिटी का मतलब मुसलमान सिर्फ इस देश में ही हो गया है। मैं आपको एक चीज के लिए इनवाइट करना चाहता हूं, जरा सोचिए, क्या इस मुल्क में एक भी शख्स है जो इस मुल्क में मेजॉरिटी है, अपने स्टेट में मेजॉरिटी है, अपने शहर या गांव में मेजॉरिटी है, अपने मोहल्ले में मेजॉरिटी है, मजहब के नाते मेजॉरिटी है, रिलीजन लैंग्वेज के नाते मेजॉरिटी है, कास्ट और कम्युनिटी के नाते मेजॉरिटी है? आप कहेंगे आपने इतनी सारी शर्तें क्यों लगा दी? इसलिए लगाई कि इस देश में दंगे फसाद तो सब चीजों के बिना पे होते हैं। दंगे फसाद सिर्फ हिंदू मुसलमान के तो नहीं होते, नॉर्थ ईस्ट वालों पे भी होते हैं। तुम हिंदी बोलने वाले बिहारी यूपी वाले आ गए, इस पे होते हैं, कन्नड़ तमिल कन्नड़ और मराठी पे होते हैं। तो इस देश, और जब ऐसा कोई फसाद होता है, आप नेशनल मेजॉरिटी है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप मोहल्ले में क्या है इससे फर्क पड़ता है। तो इस देश में अगर किसी को सेफ होना है तो वो सेफ कौन होगा? जो अपने मोहल्ले में भी मेजॉरिटी हो, शहर या गांव में मेजॉरिटी हो, स्टेट में मेजॉरिटी हो, देश में मेजॉरिटी हो, रिलीजन के नाते हो, कास्ट के नाते हो, लैंग्वेज के नाते हो। ऐसा कोई भी शख्स है इस देश में? So the second point I want all of you to remember is we are a country of minorities. All of us are minority in one way or another. सिर्फ कहने के लिए नहीं कह रहा, जब मुंबई में यूपी बिहार का भैया जाता है काम करने और जब उसके खिलाफ कुछ होता है, उस दिन उसका हिंदू होना काम नहीं आता, उसका ब्राह्मण होना काम नहीं आता, वो उस दिन भैया है यूपी का। We are a country of minorities. If minorities do not survive, none of us survives in this country. ये बुनियादी चीज है। डेमोक्रेसी के बारे में तीसरी छोटी चीज मैं और आपको कहना चाहता हूं, वो ये जो प्रोफेसर हसन ने बारीकी से समझाया हमें। हम इतिहास के उस दौर से गुजर रहे हैं जहां डेमोक्रेसी का मर्डर करते वक्त मार्शल लॉ लागू नहीं किया जाता, सेंसरशिप लागू नहीं की जाती। 21st सेंचुरी की खूबसूरती यह है कि हर कोई चीज स्मार्ट हो गई है। पेरेंट्स कंप्लेन करते रहते हैं बच्चे बड़े स्मार्ट हो गए हैं। अरे जनाब साहब, फोन भी स्मार्ट हो गया आजकल, तो डिक्टेटर भी स्मार्ट हो गए हैं। तो 21st सेंचुरी में, और सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं, पूरी दुनिया में कोई भी डिक्टेटर मार्शल लॉ लागू नहीं करता। 20th सेंचुरी में होते थे ऐसे खूब चीज के डिक्टेटर रेडियो पे आते थे, पुलिस आर्मी की यूनिफॉर्म पहन के, कल से मार्शल लॉ, सेंसरशिप, डेमोक्रेसी खत्म। अब 21st सेंचुरी के डिक्टेटर्स ने समझ लिया है कि ये सब बेवकूफी करने की कोई जरूरत नहीं है। आप डेमोक्रेसी को आराम से खत्म कर सकते हैं बिना यूनिफॉर्म पहने, बिना मार्शल लॉ, बिना सेंसरशिप, बिना ऐसी कोई भी हरकत किए। तो आजकल का डिक्टेटर आता है, सबसे पहले कहता है जनता जनार्दन की जय, उसके बाद पहली छुरी चलाता है डेमोक्रेसी के ऊपर, फिर कहता है कि लोकतंत्र, मतलब फिर उसके बाद संविधान की हत्या करने से पहले संविधान को यूं करके लगाता है। और ये नाटक पूरी दुनिया में हो रहा है, तुर्की में हो रहा है, हंगरी में हो रहा है, श्रीलंका में कल तक यही हो रहा था। दुनिया के कम से कम 15 मुल्क हैं जहां एग्जैक्टली यही नाटक हो रहा है। और जो पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स हैं उनसे मैं कहूंगा आप पढ़िए इसके बारे में, कॉम्पिटिटिव अथॉरिटेरियनिज्म क्या होता है। अभी मत करना, बाद में गूगल कर लेना, इस पर अच्छा खासा लिटरेचर है। कॉम्पिटिटिव अथॉरिटेरियनिज्म, जिसका मतलब ये है ऐसा मुल्क जहां फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस अथॉरिटेरियन है, लेकिन जहां कंपटीशन की खिड़की खुली छोड़ी जाती है थोड़ी सी। 5 साल में एक बार इलेक्शन हो जाता है, कभी कभार रूलिंग पार्टी हार भी जाती है, लेकिन अमूमन अथॉरिटेरियन रूल चलता रहता है, अमूमन वो इलेक्शन जीतते भी रहते हैं,
डेमोक्रेसी का नाटक भी चलता रहता है, नाम के वास्ते कोर्ट कचहरी भी चलती रहती हैं और उनका राज आराम से चलता रहता है। सो प्लीज डू नॉट थिंक, अपने मन में ये कोई गफलत ना पालिए कि अच्छा डेमोक्रेसी है तो सही, यादव जी आके देखिए अलीगढ़ के अंदर लेक्चर दे गए, सरकार के ऊपर मखौल भी कर गए, आलोचना भी कर गए, तो डेमोक्रेसी तो है हम किस मायने में। याद रखिए पुतिन के रशिया में भी ये होता है, वहां भी डिसेंटर्स हैं जो बोलते हैं, कोई ज्यादा बोल देता है तो 6 महीने बाद साइबेरिया में पाया जाता है कोई चैनल ज्यादा बोल देती है तो उसको खरीद लिया जाता है। ये सब होता है, पूरी दुनिया में हो रहा है। वी आर ए टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल ऑफ हाउ डेमोक्रेसीज डाई। इस पे किताब है, हाउ डेमोक्रेसीज डाई। We are absolutely a textbook example of that. कोई मन में बोगालता ना रखिए इसके बारे में। नेशनलिज्म के बारे में मैं 2-4 बात कहना चाहता था। अदरिंग से पहले मैं एक दूसरा शब्द इस्तेमाल करना चाहता हूं जो इसे सप्लीमेंट करेगा, वो है बिलोंगिंग। हर इंसान में बिलोंग करने की हसरत होती है, जरूरत होती है, हर वक्त हर इंसान, खुशी में गमी में। कोई औरत रात 1 बजे रेलवे प्लेटफॉर्म पे उतरती है, पता लगता है बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं है, और उसे प्लेटफॉर्म पे बैठी हुई एक और औरत दिखाई दे जाती है, वो उसके पास जाती है। उसको अचानक लगता है कि हाँ दिस इज, वो नहीं जानती वो औरत कौन है, कहां से है, कुछ नहीं, उसके पास जाके बैठ जाती है। होता है हम सबके साथ। मैं एक छोटे से शहर में बड़ा पला, कहीं भी मेरे को अगर आज यहाँ AMU में कोई लड़का लड़की खड़ा होकर बोल दे मैं गंगानगर से आया हूं, मेरे को एकदम लगेगा अरे गंगानगर से आए, एकदम सेंस ऑफ बिलोंगिंग होता है। हम एक दिवाली के दिन यूरोप में फंसे हुए थे, तो लगा कैसे दिवाली होगी, फिर हमें और कोई तरीका समझ नहीं आया, हमने सारे उस इंस्टीट्यूशन वालों को बुलाया, अच्छा सब लोग हमारे घर आ जाओ, बैठ के हमने दिए जलाए, बत्तियां जलाई, एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग क्रिएट किया। ईद का दिन है, आप कहीं अमेरिका में फंसे हुए हैं और वहां कोई आपको नाइजीरियन फैमिली दिखाई देती है जो ईद मना रही है, एकदम आप उसके पास जाएंगे। दिस इज ए बेसिक टू एनी ह्यूमन बीइंग। इसमें कुछ भी गलत नहीं है, कुछ भी शर्मिंदा महसूस करने की बात नहीं है, कुछ भी रिएक्शनरी इसमें नहीं है। दिक्कत वहां होती है जहां हमारी ये जो तमाम लेयर्स है बिलोंगिंग की, उनमें से किसी एक लेयर को हम फिक्स कर देते हैं। मेरे अपने गांव की भी बिलोंगिंग है, मेरे इस शहर में पढ़ा वहां की बिलोंगिंग है। आप जरूर AMU वालों को तो बड़ी खास बिलोंगिंग होती है, हम AMU से हैं, ऐसे ही JNU वालों को भी होती है, वहां से मैं था, तो इंस्टीट्यूशन की बिलोंगिंग होती है, बहुत मल्टीपल बिलोंगिंग्स हम सब की होती है। अगर हम उनमें से किसी एक को फिक्स कर दें, बस यही मेरी आइडेंटिटी है, बाकी सब फर्जी, और उसके बाद ये कहें कि जो इसमें नहीं है वो मेरा दुश्मन है, दिक्कत वहां होती है। दिक्कत इसमें नहीं है कि मेरी मां की रोटी का जैसा स्वाद था वो दुनिया में मुझे कभी नहीं मिला, इसमें कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत यह है कि पड़ोसी की मां जो खाना बनाती है वो जहर है। प्रॉब्लम यहां शुरू होती है ना। हम सबको महसूस होता है, मुझे तो सचमुच महसूस होता है, मेरी मां जो मिसी रोटी बनाती थी वो मुझे दुनिया में कभी नहीं मिली, और इसमें कोई घबराहट नहीं है। मगर ये कहना कि पड़ोसी के घर में जो बनता है वो खाना नहीं कूड़ा है, वहां दिक्कत शुरू है। नेशनलिज्म इन बिलोंगिंग की लेयर्स में से एक है, और बिल्कुल वाजिब लेयर है, इसमें कुछ भी बुराई नहीं है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि हमारे तमाम दोस्तों को कई बार महसूस होना शुरू हो जाता है कि नेशनलिज्म अपने आप में बहुत खराब आइडियोलॉजी है, बड़ी नैरो आइडियोलॉजी है। ऐसा कुछ नहीं, नेशनलिज्म बहुत सुंदर आइडियोलॉजी है। नेशनलिज्म हमारी तमाम लेयर्स में से एक बहुत खूबसूरत लेयर है, और उससे बिल्कुल जुड़ना चाहिए। लेकिन दुनिया में 2 तरह के नेशनलिज्म हुए हैं,
और अनफॉर्चुनेटली दोनों को हम नेशनलिज्म कहते हैं। उसके लिए मैं कई बार अपने टीचरान से कह चुका हूं, आप इन दो के लिए दो अलग शब्द बना दीजिए, इसकी बहुत सख्त जरूरत है। एक जो कि यूरोप वाला नेशनलिज्म है, जो जर्मनी में बिल्कुल अपनी पीक पे पहुंचा था, ये नेशनलिज्म कहता है कि कल्चरल और पॉलिटिकल बाउंड्रीज को हमें मैच करना है, और अगर मैच नहीं हो तो किसी तरह से ठोक पीट के उसको ठीक कर देना है। सिर्फ हिंदुस्तान की कहानी नहीं है। एक बहुत बड़ी फेमस किताब है कि फ्रांस जो है वो फ्रेंच कैसे बना। फ्रांस फ्रेंच नहीं था। ठोक ठोक के, पीट पीट के, जबरदस्ती दोपहर 11 बजे सब बच्चे फ्रेंच पढ़ेंगे और पेरिस वाले एक्सेंट में फ्रेंच बोलेंगे। ये बिल्कुल मार पीट के फ्रांस को फ्रेंच बनाया गया है। और यूरोप की पूरी हिस्ट्री जो है वो इसी किस्म की कल्चरल और पॉलिटिकल बाउंड्रीज को मैच करने की, और दुनिया में कहीं पे भी मैच करती नहीं है कल्चरल बाउंड्री और पॉलिटिकल बाउंड्री। बंगाल में आप जाइए, बंगाल का एक हिस्सा है मेदिनीपुर के पास जहां लोग उड़िया बोलते हैं, जहां की नेचुरल लैंग्वेज है। पूरे देश में आप जहां मर्जी चले जाइए, महाराष्ट्र का हिस्सा है जहां लोग कन्नड़ बोलते हैं, आप कभी भी कल्चरल और पॉलिटिकल बाउंड्रीज को मैच कर नहीं सकते। मगर यूरोप का नेशनलिज्म कहता है कि अगर मैच नहीं कर सकते तो प्रॉब्लम है, या तो इधर वालों को ठोक के ठीक करो, या तो इन उड़िया वालों को उड़ीसा भेज दो, या इनको बांग्ला बोलना सिखाओ, नहीं तो दिक्कत है। यूरोप के नेशनलिज्म की ये सॉल्यूशन था। इस सॉल्यूशन ने यूरोप में इतना खून खराबा किया। ये जो नेशनलिज्म है, ये नेशनलिज्म एक्सक्लूजन का नेशनलिज्म है, ये अदरिंग का नेशनलिज्म है, ये एक एनिमी डिस्कवर करने वाला नेशनलिज्म है, ये जर्मनी का नेशनलिज्म है। ये हमारा नेशनलिज्म नहीं है। तो हिंदुस्तान में अंग्रेज आए तो उन्होंने हमारे साथ यही करना शुरू किया, अरे तुम कहां से नेशनल बताइए, एक बंगाली बोलता है, एक तमिल बोलता है, तुम लोग एक दूसरे की जुबान नहीं समझते, तुम काहे के नेशनल हो सकते। शुरू में हिंदुस्तानी सहम गए, वो कहने लगे नहीं हम भी ऐसा कुछ करेंगे। लेकिन 20th सेंचुरी का जो इंडिया का नेशनलिज्म था, हमारी देश की आजादी के आंदोलन का जो नेशनलिज्म है, फ्रीडम स्ट्रगल का जो नेशनलिज्म है, उस नेशनलिज्म ने कहा कि अरे हमें क्या जरूरत है एक लैंग्वेज वाला होने की। यूरोप का नेशनलिज्म था वन नेशन, वन लैंग्वेज, वन रेस, वन कल्चर, वन रिलीजन। हमारा नेशनलिज्म इससे बिल्कुल अलग था। हमारे नेशनलिज्म ने कहा कि हमें एक लैंग्वेज की कोई जरूरत नहीं है, हमें यूनिफॉर्म होने की, हमारी यूनिटी जो है यूनिफॉर्मिटी पे डिपेंड नहीं करती। दिक्कत यह है आज इस देश में जो क्लैश है वो यूरोप के नेशनलिज्म की नकल करने वालों का और हिंदुस्तान के देसी नेशनलिज्म की टक्कर है आज इस देश में। और आज आपको नेशनलिज्म के नाम पे जो सिखाया जा रहा है, जो पढ़ाया जा रहा है, हर तीसरे दिन आता है वन नेशन वन समथिंग। तो इतना इनका ऑब्सेशन है। मैं सिर्फ हल्केपन पे नहीं कह रहा हूं, बहुत सीरियसली कह रहा हूं, और इसके लिए पूरी हिस्टोरिकल एविडेंस है। बीजेपी और आरएसएस का नेशनलिज्म यूरोप से उधार लिया हुआ नकल का नेशनलिज्म है, जिसका इस मिट्टी से कोई ताल्लुक नहीं है। दो नेशनलिज्म के मॉडल हैं, दोनों को नाम दे देते हैं। एक है हिंदी हिंदू हिंदुस्तान, ये यूरोपियन मॉडल है कि आपको एक देश होने के लिए एक लैंग्वेज चाहिए, एक रिलीजन चाहिए। जब तक एक उसमें न बने तब तक नेशनलिज्म नहीं है, तब तक नेशन नहीं है। और दूसरा नेशनलिज्म क्या है? पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल। जो पहला है नाम हिंदी हिंदू हिंदुस्तान है, लेकिन उसका हिंदुस्तान की मिट्टी से कोई ताल्लुक नहीं है। ये जर्मनी का नेशनलिज्म है, यूरोप का नेशनलिज्म है, हमारा नेशनलिज्म नहीं है।
मेरे नेशनलिज्म ने मुझे पड़ोसी से नफरत करना कभी नहीं सिखाया। ये देश आजाद होने के बाद आजाद हिंदुस्तान के जो पहले काम थे उनमें से ये था कि अपने पड़ोसी चीन के लिए यूएन की मेंबरशिप सिक्योर करना। कोई नफरत नहीं थी। मेरे नेशनलिज्म ने मुझे साउथ अफ्रीका से जोड़ा, मेरे नेशनलिज्म ने मुझे लैटिन अमेरिका से जोड़ा, मेरे नेशनलिज्म ने मुझे फिलिस्तीन से जोड़ा, मेरा नेशनलिज्म मुझे बंदूक में लेके गया। मेरा नेशनलिज्म किसी पड़ोसी या दूसरे से नफरत करने वाला नहीं था। मेरा नेशनलिज्म देश में गद्दारों को ढूंढने का नेशनलिज्म नहीं था, देश को जोड़ने का नेशनलिज्म था। किस तरह से जोड़ सकते हैं, उनकी डिफरेंसेस को कायम रखते हुए कैसे जोड़ सकते हैं। तो हिंदी की वकालत, मैं वैसे हिंदी का वकील नहीं हूं और मेरी मान्यता है कि इस देश की कोई एक राष्ट्रभाषा नहीं होनी चाहिए, और मैंने एक बार नहीं कई बार लिखा है कि हिंदी दिवस को खत्म कर देना चाहिए। मगर मैं आपको याद दिला रहा हूं, इस देश में हिंदी की वकालत करने वाले तमाम ऐसे लोग थे जो हिंदी स्पीकर्स नहीं थे। दक्षिण भारत नागरिक प्रचार समिति क्यों हो रही थी? आइडिया यह था कि हम इस देश के तमाम डिफरेंसेस को किसी तरह से गूंथें एक चीज में, उसकी आइडेंटिटी खत्म किए बगैर। आज नेशनलिज्म क्या है? आज जो हमें नेशनलिज्म के नाम पर पिलाया जा रहा है, आपने कभी नोटिस किया कि हमारे देश के नेशनलिस्ट हुक्मरानों को इस बात की रत्ती भर परवाह नहीं है कि पंजाब और हरियाणा पानी को लेके एक दूसरे से लड़ रहे हैं। और इस नेशनलिस्ट पार्टी की पंजाब यूनिट कहती, हरियाणा यूनिट कहती है पानी छीन के रहेंगे, और इसी नेशनलिस्ट पार्टी की पंजाब यूनिट कहती है एक बूंद पानी नहीं देंगे, और नेशनलिस्ट प्रधानमंत्री मंद मंद मुस्कुराते रहते हैं। कोई चिंता नहीं है उन्हें इस बात की। कर्नाटका और तमिलनाडु में पानी का विवाद है, कोई चिंता नहीं है। मणिपुर जल रहा है और पता नहीं कितने दशकों तक अब जलेगा, कोई चिंता नहीं है। ये कैसा नेशनलिज्म है भाई? आपका देश में ये हो रहा है। हिंदू मुसलमान छोड़ दीजिए, मान लेते हैं आपको जन्मजात कुछ नफरत है, लेकिन बाकी चीजों पे तो कुछ कीजिए। ये कैसा नेशनलिज्म है कि इस देश में तमाम दरारों से आपको कोई दिक्कत नहीं है, और बढ़ने दो और होने दो, शायद वोट फालतू आ जाएंगे। ये नेशनलिज्म नहीं हो सकता। और एक आखिरी बात इसी नेशनलिज्म के बारे में, किसी भी घर में अगर कोई मां हो, बाहर से कोई व्यक्ति आए और उस मां के दो बच्चों में झगड़ा करवाए, तो मां क्या कहेगी? पहले अपने बच्चों से कहेगी, बेटा जरा बच के रहो, ये आदमी ठीक नहीं है, इससे मुंह मत लगाना अगली बार। अगर अगले दिन वही शख्स दोबारा आए और उस मां के बच्चों में दोबारा झगड़ा करवाए, तो क्या करेगी? बाकियों का पता नहीं, हिंदुस्तानी माओं का मैं जानता हूं, वो कान से पकड़ेगी उस आदमी को और घर से बाहर निकाल देगी, कहेगी खबरदार मेरे घर में आगे से आया, मेरे बच्चों में झगड़ा करवाता। तो आप मुझे बताइए, भारत मां को क्या करना चाहिए? भारत मां के दो बच्चे हिंदू और मुसलमान, जो लोग रोज आके, जिन लोगों ने धंधा बना लिया है, धंधा है इसके अलावा कुछ नहीं है। मुझे तो कई बार महसूस होता है कि इनकी नफरत भी नकली है, ये बेचारे मन से नफरत भी नहीं करते। ये हेमंत बिस्वा शर्मा जो हर रोज स्टेटमेंट देते हैं, मैं संयोग से थोड़ा बहुत जानता था एक जमाने में, और इनके जो नजदीकी दोस्त हैं उन सबको मैं जानता हूं। वो सब मुझे कहते हैं, सर ही डजंट बिलीव इन इट एट ऑल। तो नफरत भी नकली है इन लोगों की, धंधा है, टोटल धंधा। ये अर्णब गोस्वामी जिस तरह की बातें करते हैं, इन्हें संयोग से मैं जानता था। और तमाम लोग बताते हैं कि सिर्फ अमेरिका गए और पता लगा फॉक्स न्यूज ये करती है जिससे टीआरपी ज्यादा आ जाता है, आके करना शुरू कर दिया। तो ये जो हिंदू मुसलमान में रोज झगड़ा करवाना, रोज फसाद करना, रोज ढूंढना कि अच्छा आज नहीं तो कल कुछ गड़बड़ हुई होगी, कल नहीं तो इनके माँ बाप में जरूर कुछ दिक्कत रही होगी,
अच्छा माँ बाप भी फ्रेंड थे, अच्छा तो 500 साल पहले तो कुछ रहा होगा। ये जो धंधा है ये भारत मां के प्रति गद्दारी है, ये देशद्रोह है। मैं देशद्रोह शब्द का आमतौर पे इस्तेमाल नहीं करता, बहुत बड़ा शब्द है, संभल के इस्तेमाल किया जाना चाहिए। लेकिन इस देश में अगर कोई देशद्रोह है, गद्दारी है इस देश के साथ, तो वो है भारत मां के 2 बच्चों में दिन रात झगड़ा करवाना, दिन रात नफरत फैलाना, दिन रात इनमें किसी ना किसी तरह की खटपट और हिंसा करना, और वो हो रहा। और उसका इलाज ये नहीं है कि नेशनलिज्म से बच के दूर हो जाए। मैं इसलिए कहता हूं कि कई बार एकेडमिक हलकों में थोड़ा इसके प्रति वो हो गया है, अरे नेशनलिज्म तो बहुत वैसी आइडियोलॉजी है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, नेशनलिज्म से पीठ मत मोड़िए। नेशनलिज्म बहुत बड़ा रिसोर्स है हमारे पास, बस वो हिंदुस्तानी नेशनलिज्म हमें चाहिए, हमें जर्मनी वाला नेशनलिज्म नहीं चाहिए। आपने कहा एनिमी विद इन, तो क्या कोई एनिमी विद इन है? हाँ, एक एनिमी विद इन है इस देश में, और वो ना किसी एक कम्युनिटी में है, ना वो मुसलमान में है, ना सिख में है, ना ब्राह्मण में है, ना हिंदू में है, वो यहां है, अंदर है। और वो एनिमी विद इन क्या है? डीप सेंस ऑफ इंफीरियरिटी। पिछले 150-200 साल से हिंदुस्तान का जो दिमाग है, हिंदुस्तान का मानस जो है, वो जब से उसने कॉलोनियलिज्म को फेस किया है, तब से उसमें एक डीप सेंस ऑफ इंफीरियरिटी है। और इंफीरियरिटी के बाद क्या होता है? आप उसकी नकल करना चाहते हैं, जो डोमिनेंट है उसकी नकल करना चाहते हैं। और मैं आपको फिर पूरी सीरियसनेस के साथ कह रहा हूं, आरएसएस और बीजेपी की पॉलिटिक्स इज बॉर्न आउट ऑफ ए डीप सेंस ऑफ इंफीरियरिटी। ये इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स के मारे हुए लोग हैं, जितने भी राक्षस दिखाई दें, पर हैं बहुत बेचारे। डीप सेंस ऑफ इंफीरियरिटी है। कभी आपने देखा हमारे प्रधानमंत्री कैसे जप्फी लगाते हैं कोई भी व्हाइट लीडर जब उनको दिखाई दे जाता है? डोंट यू फील एम्बैरेस्ड अबाउट इट? क्या ये करने की क्या जरूरत है? तुम बहुत बड़े देश के प्रधानमंत्री हो, थोड़ा सा तो सेल्फ रिस्पेक्ट दिखाओ। क्या कर रहे हो? It's truly born out of a deep sense of inferiority, an attempt to imitate whatever they do. हम उससे मुक्त हो जाएंगे। That is the true enemy inside. जिस दिन हम टैगोर की तरह मुक्त हो जाएंगे, I find Tagore to be the most decolonized intellectual, more than Gandhi. जिस दिन हम टैगोर की तरह मुक्त हो जाएंगे, दुनिया में कहीं से भी सीख सकते हैं, अपनी जमीन पे खड़े हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, तो हम इन सब बीमारियों से मुक्त हो जाएंगे। वो बीमारी जिसका पॉलिटिकल एक्सप्रेशन आज की तारीख में बीजेपी है और आरएसएस है। तीसरी बात मैंने कहा था, सेकुलरिज्म पे कुछ कहूंगा। आपको सच बताऊं, मुझे ये शब्द पसंद नहीं है, क्योंकि ये शब्द किसी दूसरे की बीमारी का इलाज है। ना तो मेरी वो बीमारी है, ना मेरा वो इलाज है। बीमारी क्या थी? यूरोप की बीमारी है। वहां चर्च और स्टेट के रिलेशनशिप की बीमारी थी। चर्च वाले कहते थे हम राज करेंगे, पॉलिटिकल रूलर्स कहते थे हम करेंगे, और उनके टेंशन के बीच में फैसला हुआ नहीं। सेकुलरिज्म वो था कि भाई रिलीजन और पॉलिटिक्स को जरा दूर करो, साथ वो करो। ये हमारी बीमारी नहीं है। आज भी मैं आपको गारंटी से कह सकता हूं कि बीजेपी आरएसएस वाले धर्म गुरुओं का राज नहीं चाहते। ये अपना राज कभी नहीं फिसलने देंगे अपने हाथ से। किसी ये सब, जब तक ये धर्म गुरु, सो कॉल्ड धर्म गुरु, इनके लिए नौटंकी करते हैं, नफरत फैलाते रहते हैं, तब तक ठीक है। जिस दिन इनमें से किसी ने कोशिश की पॉलिटिकल पावर हथियाने की, बीजेपी यूं छटक देगी। तो हमारी ये प्रॉब्लम नहीं है। हमारा जो इशू है वो हमेशा रहा है कि इस देश में अलग अलग बिलीफ के लोग रहते हैं, वो आपस में एक दूसरे के साथ कैसे रह सके, शांति से, प्यार से। ये हमारे देश की प्रॉब्लम है। ये यूरोप की प्रॉब्लम नहीं, काफी देशों की प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि वहां एक ही सेक्ट के लोग रहते थे, एक ही रिलीजन रहते थे, क्योंकि उनके देश इतने छोटे छोटे हो गए हैं।
उनकी प्रॉब्लम नहीं। तो सेकुलर शब्द मुझे उस लिहाज से अच्छा नहीं लगता क्योंकि वो बार बार किसी और की बीमारी की दवा की याद मुझे दिलाता है, जो ना मेरी बीमारी है, मेरे लिए उस दवा की जरूरत नहीं है। लेकिन अब हिंदुस्तान में आज की तारीख में जो सेकुलर शब्द का इस्तेमाल होता है वो एक दूसरी चीज के लिए है। इसके लिए गांधीवादियों ने एक अच्छा शब्द निकाला था, मुझे वो पसंद आता है, उससे थोड़ा सा और इंप्रूवमेंट की जा सकती है। सर्वधर्म समभाव। जितने भी रिलीजन्स हैं, जितने भी बिलीफ सिस्टम्स हैं, जितनी भी रिलीजियस प्रैक्टिसेस हैं, उनके लिए समभाव। समभाव का मतलब सबको एक नजर से देखना। इसका मतलब ये नहीं कि बराबर ट्रीटमेंट करना, इसका मतलब ये नहीं है कि उनकी हर बात को स्वीकार कर लेना, नहीं। रिलीजन के नाम पे अगर गलत चीजें होती हैं उसको बिल्कुल अपोज करना चाहिए और स्टेट के पास हमेशा राइट होना चाहिए। अगर आप कहते हैं कि मंदिर में फला जाति के लोग नहीं जाएंगे, स्टेट के पास पूरी पावर होनी चाहिए कहने की कि नहीं, कैसे रोक सकते हो, आप जाएंगे। समभाव का मतलब ये नहीं है कि आप सबको हर बात को स्वीकार करें। समभाव का मतलब सबको एक नजर से देखें, आप भेदभाव नहीं करें। सब गलत चीज, ट्रिपल तलाक होता है, बिल्कुल कहना चाहिए नहीं, दिस डजंट कन्फॉर्म टू माय कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज, आउट। तो हमारे देश का जो रियल इशू है वो है अलग अलग रिलीजियस फेथ, अलग अलग फेथ कम्युनिटीज जो हैं। धर्म शब्द का भी इस्तेमाल करने से मैं डरता हूं, इसलिए कि हमारे देश में धर्म का मतलब रिलीजन कभी नहीं रहा है। ये बिल्कुल रिसेंट पिछले 100-1 साल का मामला है जब हमने धर्म शब्द का इस्तेमाल रिलीजन के बतौर करना शुरू किया, मजहब या रिलीजन, ये कभी रहा नहीं। तो अलग अलग फेथ कम्युनिटीज जो हैं हमारे देश में, वो एक दूसरे के साथ जुड़ के कैसे रह सके, शांति से, प्यार से एक साथ वो एग्जिस्ट कैसे कर सके, ये हमारी प्रॉब्लम है। और ये आज की नहीं है, एग्जैक्टली यही प्रॉब्लम अशोक की थी, एग्जैक्टली यही प्रॉब्लम अकबर की थी, वही प्रॉब्लम हमारी। और जो सॉल्यूशन अशोक ने बनाया था, जो सॉल्यूशन अकबर ने सोचा था, वही सॉल्यूशन हमें चाहिए। उनकी लैंग्वेज उस जमाने में अलग थी, उनके पास सेकुलरिज्म की लैंग्वेज नहीं थी, लेकिन एसेंशियली आज हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन जो प्रेस्क्राइब करता है वो वही सॉल्यूशन है। कोई एक स्टेट रिलीजन नहीं होगा, सब रिलीजियस कम्युनिटीज को अपने अपने रिलीजन को प्रोपोगेट करने की बराबर छूट होगी और किसी शख्स पे, किसी नागरिक पे बतौर उसके रिलीजन उससे डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाए। जस्ट बेसिक्स ऑफ। और आप एक दूसरे से कितना भी डिसएग्री करें, आप एक दूसरे को टॉलरेट करें। मतलब बहुत ही सिंपल जुबान में कहूं तो हमारे देश का जो फाउंडेशनल एग्रीमेंट है वो ये है कि इस देश में कोई एक कम्युनिटी मकान मालिक नहीं है, बाकी लोग किराएदार नहीं, सब मकान मालिक है। ये चीज अगर हम एक बार कर लें, इस पे ये देश टिका हुआ है। और अगर ये सेकुलरिज्म है तो ये सेकुलरिज्म हिंदुस्तान की बुनियाद में है। आजकल कहा जाता है अरे ये सेकुलरिज्म तो 1975 में आया था, इंदिरा गांधी ने किया था, इमरजेंसी के दौरान किया था। ये बात बिल्कुल झूठ है। झूठ इसलिए कि इसके जिस आधार पे कहा जाता है, मैं चाहता हूं 2-4 चीजें आप याद रखें। ये बिल्कुल सही है, सेकुलरिज्म शब्द हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में 1975 में डाला गया, इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी के दौरान डाला। ऐसा वक्त जो कि इस देश का अथॉरिटेरियन वक्त था, इसमें कोई भी गर्व करने की चीज नहीं है। मगर ये भी याद रखिए कि उससे 42nd अमेंडमेंट के थ्रू आया था। मगर याद रखिए 42nd अमेंडमेंट के बाद एक 44th अमेंडमेंट हुआ था। वो कब हुआ था? जनता पार्टी के जमाने में हुआ था। उससे क्या किया गया था? 42nd अमेंडमेंट के जो गड़बड़ी उन्होंने की थी सबको रिवर्स कर दिया गया था, मगर इस सेकुलरिज्म शब्द को नहीं निकाला गया, सोशलिज्म को नहीं निकाला गया। There was a bipartisan consensus। उस वक्त जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों ने फैसला किया कि हाँ, बाकी चीजें रिवर्स करने की जरूरत है, इन चीजों को रिवर्स करने की कोई जरूरत नहीं है।
और उस वक्त जनता पार्टी में, जिसे आज बीजेपी कहा जाता है, वो शामिल थी। उस वक्त देश के फॉरेन मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी और होम मिनिस्टर एल.के. आडवाणी हुआ करते थे, जिसका मतलब है ये देश, इस देश के कॉन्स्टिट्यूशन में सेकुलरिज्म शब्द है, ये जनसंघ और बीजेपी के एग्रीमेंट के साथ हुआ है। ये लोग कतई झूठ बोलते हैं। दूसरा, अगर सेकुलरिज्म शब्द ना होता इस देश के कॉन्स्टिट्यूशन में, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इस देश का कॉन्स्टिट्यूशन सेकुलर था पहले दिन से। और ये बात मैं नहीं कहता, ये सुप्रीम कोर्ट अपने बेसिक जजमेंट में दे चुका था, जो केशवानंद भारती का फेमस जजमेंट है। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इस देश के कॉन्स्टिट्यूशन की कुछ चीजें हैं जो कोई सरकार हिला नहीं सकती। आपके पास मेजॉरिटी हो, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट भी कर सकते हो, तब भी आप इसका अमेंडमेंट नहीं कर सकते। और उसमें सुप्रीम, इसको कहते हैं बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन, आप में से ज्यादातर लोगों को पता हो। उस बेसिक स्ट्रक्चर में सुप्रीम कोर्ट सेकुलरिज्म को गिना चुका था। सेकुलरिज्म शब्द आने से पहले इस देश के संविधान की बेसिक स्ट्रक्चर के रूप में कबूल किया जा चुका था। सुप्रीम कोर्ट ना भी कहता, तब भी इस देश के सेकुलरिज्म के बारे में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में बहस हुई थी और डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था हमें उस शब्द की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो तो सब जगह पे लिखा हुआ है, इसका कैरेक्टर ही है। और मैं इससे एक कदम आगे जाके कहना चाहता हूं, सेकुलरिज्म सिर्फ इस देश के रिटन कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन शब्द के भी दो अर्थ हो सकते हैं। एक है कॉन्स्टिट्यूशन जो दस्तावेज होता है, और एक कॉन्स्टिट्यूशन विद ए स्मॉल सी। डॉक्टर कहता है ना, आपका बॉडी का कॉन्स्टिट्यूशन थोड़ा वीक है। देश का कॉन्स्टिट्यूशन जो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन डॉक्यूमेंट नहीं, हमारी सोसाइटी की बनावट और बुनावट जो होती है, वो भी कॉन्स्टिट्यूशन है। सेकुलरिज्म इस देश के कॉन्स्टिट्यूशन नामक दस्तावेज के बनने से पहले इस देश की बनावट और बुनावट का हिस्सा था। इसलिए सेकुलरिज्म इस देश के बने रहने की बुनियादी शर्त है। I say this with all seriousness. सेकुलर इस सेंस में, जैसे मैंने कहा, शब्द से मुझे थोड़ा दिक्कत है। जो आप अगर सेकुलरिज्म का मतलब ये है कि कोई एक स्टेट रिलीजन नहीं होगा, सब लोगों को बराबर हक होगा प्रोपोगेट करने का, अपने बिलीफ का, और किसी से कोई डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जा सकता, कोई ऊपर कोई फर्स्ट रेट सिटीजन सेकंड रेट सिटीजन नहीं है इस देश में, अगर ये है तो इंडिया विल आइदर बी ए सेकुलर स्टेट or there will be no India at all. Just think about what I've said. Go back, think about it. I don't want to spell it out. मगर ये इस देश के देश बने रहने की बुनियादी शर्त है। और ये जो तमाम लोग लफाजी करते हैं मंच पे खड़े होकर, ऊटपटांग बातें आज करते हैं, वो ये नहीं जानते कि जिस डाल पे बैठे हुए हैं वो उस डाल को काट रहे हैं, और ये गद्दारी है। आखिरी बात, हम क्या कर सकते हैं, क्या करना चाहिए? मैं जानता हूं ऐसे माहौल में मायूसी भी होती है। आज आप ना कहें, बहुत लोग मुझे कहते हैं सर अब कुछ हो नहीं सकता, सब कुछ इनके हाथ में है, जो चाहे कर लेते हैं, जो चाहे पलट लेते हैं, और जनता तक सच कैसे पहुंचेगा, मीडिया भी इनकी जेब में है। इतिहास में हमारे पास हिस्टोरियंस बैठे हुए हैं, हिस्ट्री में जरूर ऐसे मोमेंट्स आते हैं जब ऐसा लगता है कि अब और कुछ नहीं हो सकता। कुछ दिन पहले मैं जयप्रकाश नारायण की जेल डायरी पढ़ रहा था, 1975 में उन्होंने लिखी थी। उस जेल डायरी में जयप्रकाश नारायण इतने मायूस हैं कि अब तो इमरजेंसी 20 साल चलेगी, 25 साल चलेगी, पता नहीं कितने साल चलेगी, और सबने सरेंडर कर दिया है। देखो बड़े बड़े प्रोफेसरों ने, जिनका जयप्रकाश नारायण बहुत अच्छा सोचा करते थे,
और उस प्रोफेसर ने भी घुटने टेक दिए, अच्छा सुप्रीम कोर्ट ने भी घुटने टेक दिए, अच्छा मीडिया ने भी ये कर दिया। मगर जैसा हम जानते हैं इतिहास का चक्र है, पलटता है, पलटेगा। तमाम मेरे दोस्त पूछते हैं कि कुछ होगा क्या। मैं कहता हूं सवाल ये नहीं है कि इस देश की जनता कभी इनके खिलाफ खड़ी होगी या नहीं। मार्क माय वर्ड्स, इस देश की जनता खड़ी होगी, क्योंकि इसे डेमोक्रेसी का चस्का इसके जुबान पे आ चुका है। 70 साल तक इस देश की जनता ने कुछ वो किया है। सवाल ये नहीं है कि जनता खड़ी होगी या नहीं, सवाल सिर्फ ये है कि जिस दिन जनता खड़ी होगी उस दिन कहीं हम तो नहीं बैठ जाएंगे। चैलेंज ये है हमारे साथ। उस दिन तक मुझसे दोस्त पूछते हैं मैं क्या होगा इस इलेक्शन में, क्या होगा 29 में, क्या होगा। मैं कहता हूं पता नहीं, मुझे इलेक्शन फोरकास्टिंग में रत्ती भर दिलचस्पी नहीं। पता नहीं कौन लोग किया करते थे, पता नहीं क्यों करते थे। मुझे डेमोक्रेसी के बारे में फोरकास्टिंग में रत्ती भर दिलचस्पी नहीं है। फोरकास्ट तो भाई बारिश का किया जाता है, कल अलीगढ़ में बारिश होगी कि नहीं, इसकी फोरकास्टिंग की जा सकती है, क्योंकि मेरे चाहने पे फर्क नहीं पड़ेगा। बारिश अगर होनी है तो होगी, नहीं होनी है तो नहीं होगी। लेकिन डेमोक्रेसी बारिश नहीं है। आप कुछ करेंगे तो बारिश होगी, नहीं करेंगे तो नहीं होगी। फोरकास्टिंग करना बंद कर दीजिए। ये जो बैठ के चाय या कुछ और पीते हुए अरे मुल्क में क्या होगा, अरे हालात बड़े खराब हैं, कुछ हो पाएगा या नहीं, वो करने की बजाय अगर हम पूछें मैं क्या करूंगा, मैं क्या कर सकता हूं, ये तो मैं भी कर सकता हूं। फांसी के तख्ते पे जाने की कोई जरूरत नहीं है, और आपको ऐसा सौभाग्य कोई देने वाला नहीं है। चाहूं मैं फांसी के तख्ते पे चढ़ जाऊं, कोई मुझे चढ़ाएगा नहीं। मगर 1 आना, 2 आना, 3 आना भगत सिंह जैसा काम हम सब कर सकते हैं। दिक्कत यह है कि हम भगत सिंह को ऊपर दीवार के ऊपर टांग देना चाहते हैं और उस पर कांच का फ्रेम लगा देते हैं कि कहीं उसकी आंच मेरे तक ना आ जाए। फिर भगत सिंह क्रांतिकारी है, भगत सिंह बहुत बड़ा है, क्योंकि मेरे घर में आने की अब उसकी गुंजाइश मैंने कांच के फ्रेम में बंद कर दी है। हम सब 1 आना 2 आना ये काम कर सकते हैं। वो लोग, मैं नहीं जानता यहां बैठे हुए भी कितने माइनॉरिटी हैं, कितने मेजॉरिटी हैं, जिस भाषा में आजकल इस देश में चलता है। अगर आप संयोग से सो कॉल्ड मेजॉरिटी है या हिंदू समाज से, तो आपका एक फर्ज बनता है, आपका एक धर्म बनता है। धर्म शब्द का यही एक मतलब है और कुछ मतलब नहीं है। आपका धर्म बनता है कि आज आप बोलें, क्योंकि आपकी बारी है आज बोलने की। इतिहास का चक्का घूमेगा, पता नहीं कल किसकी बारी आएगी, कल आपको किसकी जरूरत पड़ेगी। आज से 20 साल बाद, 50 साल बाद, 500 साल बाद, पता नहीं किसकी बारी आएगी। मगर आज आपकी बारी है। अगर आज आप नहीं बोलते तो आज 50 साल बाद, याद रखिए 1930s में जर्मनी में जो लोग तमाम थे, उनके बच्चे, उनके नाती पोते उनसे पूछते रहे, बाबा दादा आप क्या कर रहे थे। मैं जर्मनी गया और जितनी शर्म उस समाज में है आज अपनी करतूतों की वजह से, उन तमाम बाबा दादा नाना को अपने जूते की तरफ देखना पड़ता है जब उनसे उनका पोता पूछता है आप 1930s में क्या कर रहे थे। वो नाजी पार्टी के मेंबर नहीं थे, लेकिन वो कोई चार्टेड अकाउंटेंट था, अपनी प्रमोशन ले रहा था, कोई अपनी दुकान बढ़ा रहा था, किसी को जूस की खाली की हुई फैक्ट्री मिल गई थी, उस पर कब्जा करके काम कर रहा था। सिर्फ एक बात ध्यान रखिएगा, अगर आज आपको बोलने का सौभाग्य है तो उसका इस्तेमाल करना है। याद रखिए
आज से 50 साल बाद आपका बच्चा, नाती, पोता किसी दिन पूछेगा, आपको अपने जूते की तरफ न देखना पड़े, इतना ध्यान रख लीजिएगा। और अगर आप सो कॉल्ड माइनॉरिटी से, सो कॉल्ड मैं इसलिए कहता हूं क्योंकि इस देश में हर व्यक्ति माइनॉरिटी है, मैं भी माइनॉरिटी हूं, हर कोई माइनॉरिटी है। ऐसे में हम क्या कर सकते हैं? सच बात है, और इसे बिना लाग लपेट के मैं बिल्कुल सिंपल कहता हूं, आज के हिंदुस्तान में मुसलमानों को सेकंड रेट सिटीजन बना दिया गया है इस सरकार के द्वारा। और अनफॉर्चुनेटली इस देश का ऑपोजिशन बहुत कुछ करने की स्थिति में नहीं है इसके बारे में। तो साहब ने भी कहा, और वो हकीकत है इस देश की, इसके बारे में आप कैसे वो कर सकते हैं? मगर ऐसे में भी हम बहुत कुछ कर सकते हैं। पहला, हम उनके बनाए हुए फंदों में पांव न दें। वो चाहते हैं कि दिन रात आप हर हकीकत को हिंदू मुसलमान के चश्मे से देखें, और अगर हम पलट के उन्हीं की तरह से हर चीज को हिंदू मुसलमान के चश्मे से देखना शुरू कर देते हैं, तो हम उन्हीं के बनाए हुए फंदे में अपना पांव दे रहे हैं। तमाम सवालों पे, चाहे वो ट्रिपल तलाक का सवाल हो, चाहे वो यूनिफॉर्म सिविल कोड का सवाल हो, हर रोज वो एक फंदा बनाते हैं, कहते हैं आओ इसमें पांव दो, और हम में से तमाम लोग अपने गुस्से में या मासूमियत में जाके उसमें पांव दे देते हैं। वो नहीं देना आज भी हमारे लिए मुमकिन है, हम कर सकते हैं। दूसरा, वो इंतजार कर रहे हैं कि आप में से कुछ लोग गुस्से में कुछ ऊटपटांग हरकत करें। वो हरकत न करना, न करने देना, सबको बैठाना, समझाना, ये हमारी ड्यूटी है कि ऐसा ना हो। क्योंकि अगर वैसा कुछ होता है तो इनके मंसूबे कामयाब होंगे। उन्हें इसी चीजों का इंतजार है, इसी का खेल है। और इस देश के उन तमाम सवालों को उठाना जो हिंदू मुसलमान के चश्मे से बाहर है। इस देश के अभी भी सबसे जो बुनियादी सवाल है, इनइक्वालिटी का सवाल आपने कहा, इस देश में औसत लोगों के जो रोजगार का सवाल है, किसान का सवाल है, ये तमाम सवाल आज भी हिंदू मुसलमान के चश्मे से बाहर है। ऐसे सवालों को देश में सामने रखना है, देश के सामने, इसको छुपाया जा रहा है, इसके ऊपर पर्दा डाला जा रहा है। इन चीजों पे पर्दा न डल सके, वो सब करने की जरूरत है। इस सब के बाद तमाम लोगों को ये महसूस हो सकता है, हाँ ये सब करेंगे, लेकिन हमारी ताकत क्या है, हम क्या कर सकते हैं? मैं आपको सीरियसली एक फिल्मी डायलॉग याद दिलाना चाहता हूं। वो है शशि कपूर और अमिताभ बच्चन का। वो कहता है, मेरे पास गाड़ी है, मेरे पास घोड़ा है, मेरे पास बंगला है, तुम्हारे पास क्या है? याद है ना उसका जवाब? वो कहता है, मेरे पास माँ है। ये एक फिल्मी डायलॉग हो सकता है, लेकिन ये दुनिया की सबसे बड़ी हकीकत भी है, और इसीलिए वो डायलॉग है, इसीलिए वो डायलॉग हमें अपील करता है। इनके पास मीडिया है, इनके पास पावर है, इनके पास सीबीआई है, ईडी है, सब कुछ है। हमारे पास इस देश की मिट्टी है, हमारे पास इस देश की आजादी के आंदोलन की विरासत है, हमारे पास बाबा साहेब अम्बेडकर का संविधान है। हम लड़ेंगे और जरूर बेशक जीतेंगे। शुक्रिया।